चैप्टर 9 आसमान से गिराया गया। रॉयल एयर सर्विस के लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक टोही पर थे। जर्मन पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश मुख्यालय में एक रिपोर्ट, या ये कहना बेहतर होगा कि एक अफवाह आई थी कि दुश्मन पश्चिमी तट पर बलपूर्वक उतरा था और अपने औपनिवेशिक सैनिकों को मजबूत करने के लिए अंधेरे महाद्वीप में मार्च कर रहा था। वास्तव में नई सेना को पश्चिम की ओर 10 या 12 दिनों से अधिक की दूरी तय नहीं करनी थी। बेशक ये बात हास्यास्पद थी, बेतुकी, लेकिन युद्ध में अक्सर बेतुकी बातें होती हैं, और वैसे भी कोई भी अच्छा जनरल दुश्मन की गतिविधि की छोटी सी अफवाह को बिना जांचे परखे नहीं रहने देता। इसलिए लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक पश्चिम की ओर नीचे की ओर उड़े और गहरी निगाहों से हून सेना के संकेतों की तलाश की। उनके नीचे विशाल जंगल फैले हुए थे, जिनमें जर्मन सेना की टुकड़ी छिपी हो सकती थी। बड़े पेड़ों की लटकती हुई पत्तियां इतनी घनी थीं। पहाड़, घास के मैदान और रेगिस्तान सुंदर नज़ारे में गुजरे, लेकिन युवा लेफ्टिनेंट को कभी भी कोई आदमी नजर नहीं आया। हमेशा यह उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें उनके जाने का कोई संकेत मिल जाए, कोई बेकार ट्रक, कोई टूटा हुआ लंबर या कोई पुराना कैंप स्थल, वह दोपहर तक पश्चिम की ओर आगे बढ़ता रहा। पेड़ों से भरे मैदान के ऊपर, जिसके बीच से एक घुमावदार नदी बह रही थी, उसने मुड़ने और कैंप के लिए निकलने का फैसला किया। अंधेरा होने से पहले दूरी तय करने के लिए उसे पूरी गति से सीधे उड़ना होगा, लेकिन चूंकि उसके पास पर्याप्त गैसोलीन और एक भरोसेमंद मशीन थी, इसलिए उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। तभी उसका इंजन बंद हो गया। वह इतना नीचे था कि कुछ भी करने में असमर्थ था, और वह भी तत्काल, जबकि उसके पास अधिक खुला मैदान था, क्योंकि उसके ठीक पूर्व में एक विशाल जंगल था, जिसमें इंजन बंद होने पर वह निश्चित रूप से घायल हो सकता था और संभवतः मर भी सकता था। इसलिए वह घुमावदार नदी के पास घास के मैदान में उतर आया और वहां अपने इंजन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। काम करते समय वह एक धुन गुनगुनाता था, कुछ ऐसा जो पिछले साल लंदन में लोकप्रिय हुआ था, जिससे कोई यह सोच सकता था कि वह किसी अज्ञात अफ्रीकी जंगल में अकेले काम करने के बजाय असंख्य साथियों से घिरे एक अंग्रेजी उड़ान क्षेत्र की सुरक्षा में काम कर रहा है। यह उस आदमी की खासियत थी कि वह अपने आसपास की चीज़ों के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहता था, हालांकि उसका रूप रंग इस बात को पूरी तरह से झुठलाता था कि वह विशेष रूप से वीर स्वभाव का था। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक गोरे बाल वाले, नीली आंखों वाले, दुबले पतले, गुलाबी बालकों जैसे चेहरे वाले थे, जो शायद जीवन की कठोर आवश्यकताओं की तुलना में विलासिता, आलस्य और सहजता के वातावरण में अधिक ढले हुए थे। और युवा लेफ्टिनेंट न केवल बाहरी तौर पर अपने भविष्य और अपने आसपास के माहौल के प्रति लापरवाह था, बल्कि वास्तव में ऐसा था। ऐसा लगता था कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह इलाका अनगिनत दुश्मनों से भरा हुआ हो सकता है। वह पूरी लगन से उस समायोजन को ठीक करने में लगा रहा, जिसकी वजह से उसकी मोटर बंद हो गई थी, लेकिन उसने आसपास के इलाके की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। उसके पूर्व में जंगल और घुमावदार नदी के किनारे दूर के जंगल में खून के प्यासे जंगली लोगों की फौज हो सकती थी, लेकिन इनमें से कोई भी लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक की तरफ से दिलचस्पी का एक क्षणिक प्रदर्शन भी नहीं दिखा सका। और अगर उसने देखा भी होता, तो भी यह संदेहास्पद है कि क्या वह जंगल के किनारे झाड़ियों के बीच दुबके हुए उन दर्जनों लोगों को देख पाता। ऐसे लोग हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें वह शक्ति होती है जिसे कभी कभी, किसी बेहतर नाम के अभाव में, छठी इंद्री के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार की अंतर्ज्ञान जो उन्हें किसी अदृश्य खतरे की उपस्थिति से अवगत कराती है। एक छिपे हुए पर्यवेक्षक की एकाग्र निगाह ऐसे लोगों में घबराहट की चेतावनी की अनुभूति पैदा करती है, लेकिन यद्यपि 20 जोड़ी क्रूर आंखें लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक को स्थिर रूप से देख रही थीं, इस तथ्य ने उसके शांत हृदय में आसन्न खतरे की कोई प्रतिक्रियात्मक अनुभूति नहीं जगाई। वह शांति से गुनगुनाता रहा और अपना समायोजन पूरा करने के बाद 1 या 2 मिनट के लिए अपनी मोटर को आजमाया, फिर उसे बंद कर दिया और शिविर में वापस जाने से पहले अपने पैरों को फैलाने और एक सिगरेट पीने के इरादे से जमीन पर उतर गया। अब पहली बार उसने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया और दृश्य की जंगलीपन और सुंदरता दोनों से तुरंत प्रभावित हुआ। कुछ मामलों में पेड़ों से युक्त घास का मैदान उसे पाक जैसे अंग्रेजी जंगल की याद दिलाता था,
और जंगली जानवर और बर्बर लोग कभी भी इतने शांत दृश्य का हिस्सा हो सकते हैं, यह उसे बहुत दूर की बात लगती थी। अपनी मशीन से थोड़ी दूरी पर एक फूलदार झाड़ी पर लगे कुछ खूबसूरत फूलों ने उसकी सौंदर्यपूर्ण नज़र को आकर्षित किया, और जैसे ही उसने अपनी सिगरेट का कश लिया, वो फूलों को और करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। जब वह उनके ऊपर झुका तो वह शायद अपने विमान से कुछ 100 गज की दूरी पर था, और यह वह क्षण था जब वामाबो के प्रमुख नुमाबो ने अपने घात से छलांग लगाने का फैसला किया और अपने योद्धाओं को लेकर अचानक उस गोरे आदमी पर हमला कर दिया। युवा अंग्रेज को खतरे का पहला संकेत उसके पीछे जंगल से आ रही क्रूर चीखों से मिला। मुड़ते हुए उसने देखा कि दर्जनों नग्न काले योद्धा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वे एक सघन समूह में आगे बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे वे करीब आते गए, उनकी गति में उल्लेखनीय कमी आती गई। लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक ने एक त्वरित नज़र में महसूस किया कि उनके आने की दिशा और उनकी निकटता ने उसके विमान की ओर पीछे हटने के सभी अवसरों को समाप्त कर दिया था, और वह ये भी समझ गया कि उनका रवैया पूरी तरह से युद्धप्रिय और खतरनाक था। उसने देखा कि वे भालों और धनुष बाणों से लैस थे, और उसे पूरा भरोसा था कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास पिस्तौल थी, वे पहली ही बार में उसे हरा सकते थे। वो उनकी रणनीति के बारे में यह नहीं जानता था कि किसी भी प्रतिरोध के सामने वे पीछे हट जाएंगे, जो कि मूल नीग्रो लोगों का स्वभाव है, लेकिन कई बार आगे बढ़ने और पीछे हटने के बाद, जिसके दौरान वे बहुत अधिक चीखने, उछलने और नाचने से अपने आप को क्रोध के उन्माद में भर लेते हैं, वे अंततः एक दृढ़ और अंतिम हमले के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। नुमाबो सबसे आगे था, एक तथ्य जो उसके काफी बड़े आकार और अधिक युद्धप्रिय रूप के संबंध में लिया गया था। वह स्वाभाविक लक्ष्य था, और यह नुमाबो था जिस पर अंग्रेज ने अपना पहला निशाना साधा। दुर्भाग्य से उसके लिए यह अपने लक्ष्य से चूक गया, क्योंकि प्रमुख की हत्या से अन्य लोग हमेशा के लिए तितर-बितर हो सकते थे। गोली नुमाबो को पार करते हुए उसके पीछे एक योद्धा के सीने में जा लगी, और जैसे ही वह साथी चीखते हुए आगे बढ़ा, अन्य लोग मुड़े और पीछे हट गए, लेकिन लेफ्टिनेंट के दुख के लिए वे जंगल की ओर वापस जाने के बजाय विमान की दिशा में भाग गए, ताकि वह अभी भी अपनी मशीन तक पहुंचने से कट गया हो। कुछ ही देर में वे रुक गए और फिर से उसका सामना किया। वे जोर जोर से बातें कर रहे थे और इशारे कर रहे थे, और एक पल के बाद उनमें से एक हवा में उछला, अपना भाला लहराया और क्रूर युद्ध की चीखें निकाली, जिसका असर जल्द ही उसके साथियों पर हुआ, और कुछ ही देर में वे सभी बर्बरता के जंगली प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिसने उनके कम होते साहस को बढ़ाया और तुरंत ही उन्हें दूसरे हमले के लिए उकसाया। दूसरे हमले ने उन्हें अंग्रेज के और करीब ला दिया, और हालांकि उसने अपनी पिस्तौल से एक और भाला गिराया, लेकिन इससे पहले 2 या 3 भाले उस पर छोड़े जा चुके थे। अब उसके पास 5 गोलियां बची थीं, और अभी भी 18 योद्धाओं का हिसाब देना बाकी था, इसलिए जब तक वो उन्हें डरा नहीं पाता, ये स्पष्ट था कि उसका भाग्य तय था। उन्हें हर बार उसकी जान लेने की कीमत चुकानी होगी। इसका उन पर असर हुआ, और अब वे एक बार फिर से हमला करने में ज़्यादा समय लगा रहे थे, और जब उन्होंने ऐसा किया तो ये पहले की तुलना में ज़्यादा कुशलता से आदेशित था, क्योंकि वे 3 समूहों में बिखर गए, जो आंशिक रूप से उसे घेरे हुए थे, एक साथ अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर आए, और हालांकि उसने अपनी पिस्तौल को अच्छे से खाली कर दिया, फिर भी वे आखिरकार उसके पास पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि उसका गोला बारूद खत्म हो गया है, क्योंकि वे अब उसे जिंदा पकड़ने के स्पष्ट इरादे से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि वे आसानी से अपने तीखे भालों से उसे छलनी कर सकते थे और खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते थे। 2 या 3 मिनट तक वे उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे, जब तक कि नुमाबो के एक शब्द पर वे एक साथ उसके पास नहीं आ गए, और यद्यपि दुबला पतला युवा लेफ्टिनेंट दाएं और बाएं दोनों तरफ से हमला कर रहा था, लेकिन वह जल्द ही अधिक संख्या में सैनिकों के सामने पराजित हो गया, और मजबूत हाथों में भालों की मूठों से उसे मार गिराया गया। वो लगभग बेहोश था जब उन्होंने अंततः उसे घसीटकर खड़ा किया, और उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांधकर उसे जंगल की ओर धकेल दिया। जैसे ही गार्ड ने उसे संकरी पगडंडी पर धकेला, लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक को आश्चर्य हुआ कि वे उसे जीवित क्यों ले जाना चाहते थे। वह जानता था कि वह इतनी दूर अंतर्देशीय भूमि पर था कि उसकी वर्दी इस मूल जनजाति के लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, जिसे शायद विश्व युद्ध का कभी कोई आभास भी नहीं था,
और वह केवल यह मान सकता था कि वह किसी क्रूर शक्तिशाली योद्धा के हाथों में पड़ गया था, जिसकी शाही सनक पर उसका भाग्य निर्भर था। वे शायद आधे घंटे तक चले थे जब अंग्रेज ने उन्हें नदी के किनारे एक छोटे से मैदान में देखा। देशी झोपड़ियों की छतें एक कच्चे लेकिन मजबूत बाड़ के ऊपर दिखाई दे रही थीं, और जल्द ही वह एक गांव की गली में पहुंच गया जहां उसे तुरंत महिलाओं, बच्चों और योद्धाओं की भीड़ ने घेर लिया। यहाँ वह जल्द ही एक उत्तेजित भीड़ का केंद्र बन गया जिसका इरादा उसे जल्द से जल्द खत्म करना था। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक जहरीली थीं, जब भी वे उस तक पहुंचती तो उसे मारती और खरोंचती थीं, जब तक कि आखिरकार मुखिया नुमाबो को अपने कैदी को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से क्यों न हो। जैसे ही योद्धाओं ने भीड़ को पीछे धकेला, एक जगह खोली जिसके माध्यम से श्वेत व्यक्ति को एक झोपड़ी की ओर ले जाया गया। लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक ने गांव के विपरीत छोर से जर्मन वर्दी के कुछ टुकड़े पहने हुए कई नीग्रो लोगों को आते देखा। वो इस पर थोड़ा हैरान था, और उसका पहला विचार ये था कि वह आखिरकार सेना के किसी हिस्से के संपर्क में आ गया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह पश्चिमी तट से पार कर रहा था और जिसके संकेतों की वह तलाश कर रहा था। जब वह इस ज्ञान की प्राप्ति के समय की दुखद परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था तो उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कान उभर आई, क्योंकि यद्यपि वह पूरी तरह से आशाहीन नहीं था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि केवल संयोगवश ही वह इन लोगों से बच सकता था और अपनी मशीन वापस पा सकता था। आंशिक रूप से वर्दीधारी अश्वेतों के बीच एक भारी भरकम व्यक्ति सार्जेंट की पोशाक में था, और जैसे ही इस व्यक्ति की नज़र ब्रिटिश अधिकारी पर पड़ी, उसके होठों से खुशी की ऊंची चीख निकली और तुरंत उसके अनुयायियों ने भी उसी चीख को अपना लिया और कैदी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तुमने अंग्रेज को कहाँ से पकड़ा? उसांगा, अश्वेत सार्जेंट ने चीफ नुमाबो से पूछा। क्या उसके साथ और भी कई लोग हैं? वह आकाश से नीचे आया था, स्थानीय सरदार ने उत्तर दिया, एक विचित्र वस्तु में जो पक्षी की तरह उड़ती है और जिसने हमें पहले तो बहुत भयभीत कर दिया, लेकिन हमने बहुत देर तक देखा और पाया कि वह जीवित नहीं लग रहा था, और जब ये श्वेत व्यक्ति उसे छोड़कर चला गया तो हमने उस पर हमला कर दिया, और यद्यपि उसने हमारे कुछ योद्धाओं को मार डाला था, फिर भी हमने उसे पकड़ लिया, क्योंकि हम वाम्बो लोग बहादुर और महान योद्धा हैं। उसांगा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आकाश से उड़कर यहाँ आया? उसने पूछा। हाँ, नुमाबो ने कहा। एक बड़ी चीज जो एक पक्षी जैसी दिखती थी, वह आकाश से नीचे उड़ी। वह चीज अभी भी वही है जहाँ से वह नदी के दूसरे मोड़ के पास 4 पेड़ों के पास गिरी थी। हमने उसे वहीं छोड़ दिया क्योंकि, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या है, हम उसे छूने से डरते थे, और अगर वह फिर से उड़ नहीं गई है तो वह अभी भी वहीं है। यह उड़ नहीं सकता, उसांगा ने कहा, इस आदमी के बिना। यह एक भयानक चीज है जिसने हमारे सैनिकों के दिलों में भय भर दिया, क्योंकि यह रात में हमारे शिविरों के ऊपर से उड़ता था और हम पर बम गिराता था। यह अच्छा है कि आपने इस गोरे आदमी, नुमाबो को पकड़ लिया, क्योंकि अपने बड़े पक्षी के साथ वह आज रात आपके गांव के ऊपर से उड़ता और आपके सभी लोगों को मार डालता। ये अंग्रेज बहुत दुष्ट गोरे लोग हैं। वह अब और नहीं उड़ेगा, नुमाबो ने कहा। किसी व्यक्ति को हवा में उड़ना नहीं चाहिए, केवल दुष्ट राक्षसी ऐसी हरकतें करते हैं, और मुखिया नुमाबो इस बात का ध्यान रखेगा कि यह गोरा आदमी फिर से ऐसा न करे। और यह कहते हुए उसने युवा अधिकारी को गांव के बीच में एक झोपड़ी की ओर धकेल दिया, जहां उसे 2 वीर योद्धाओं की सुरक्षा में छोड़ दिया गया। 1 घंटे या उससे अधिक समय तक कैदी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया, जिसमें उसकी कलाइयों में बंधी हुई रस्सियों को खोलने के लिए लगातार व्यर्थ प्रयास शामिल थे, और फिर उसे अश्वेत सार्जेंट उसांगा के आगमन से रोका गया, जो उसकी झोपड़ी में घुसा और उसके पास आया। वे मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? अंग्रेज ने पूछा। मेरा देश इन लोगों के साथ युद्ध में नहीं है। तुम उनकी भाषा बोलो, उन्हें बताओ कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, कि मेरे लोग काले लोगों के दोस्त हैं और उन्हें मुझे शांति से जाने देना चाहिए। उसांगा हंसा। वे अंग्रेज और जर्मन में अंतर नहीं पहचानते, उसने जवाब दिया। तुम क्या हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि तुम एक गोरे आदमी हो और दुश्मन हो। तो फिर उन्होंने मुझे जीवित क्यों पकड़ लिया? लेफ्टिनेंट ने पूछा। आओ, उसांगा ने कहा, और वह अंग्रेज को झोपड़ी के द्वार पर ले गया। देखो, उसने कहा,
और गांव की सड़क के अंत की ओर एक काली तर्जनी से इशारा किया, जहां झोपड़ियों के बीच एक चौड़ी जगह थी जो एक तरह का चौक बनाती थी। यह लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक ने कई अश्वेत महिलाओं को एक खंभे के चारों ओर लकड़ियां बिछाते और कई बड़े खाना पकाने के बर्तनों के नीचे आग तैयार करते देखा। भयावह संकेत बहुत स्पष्ट था। उसांगा उस श्वेत व्यक्ति को ध्यान से देख रहा था, लेकिन यदि उसे भय के किसी भी संकेत से पुरस्कृत होने की उम्मीद थी, तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। और युवा लेफ्टिनेंट ने केवल कंधे उचकाकर उसकी ओर देखा। सच में, क्या तुम भिखारी मुझे खाने का इरादा रखते हो? नहीं, मेरे लोग, उसांगा ने जवाब दिया। हम मानव मांस नहीं खाते, लेकिन वम्बोस खाते हैं। वे ही तुम्हें खाएंगे, लेकिन हम दावत के लिए तुम्हें मार देंगे। अंग्रेज झोपड़ी के द्वार पर खड़ा रहा, आने वाले उस नंगा नाच की तैयारियों का एक दिलचस्प दर्शक जो उसके सांसारिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बहुत भयानक था। यह शायद ही माना जा सकता है कि उसे कोई डर नहीं लगा, फिर भी अगर उसे डर लगा भी, तो उसने इसे ठंडक के एक अविचल मुखौटे के नीचे पूरी तरह से छिपा लिया। क्रूर उसांगा भी अपने शिकार की बहादुरी से प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि हालांकि वह असहाय कैदी को गाली देने और संभवतः उसे यातना देने के लिए आया था, लेकिन अब वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वह केवल एक जाति के रूप में गोरों और विशेष रूप से अंग्रेजों को कोसने से संतुष्ट था, क्योंकि ब्रिटिश विमान चालकों ने पूर्वी अफ्रीका में जर्मनी के मूल सैनिकों को आतंकित कर दिया था। अब और नहीं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तुम्हारा विशाल पक्षी हमारे लोगों के ऊपर से उड़कर उन पर आकाश से मौत की वर्षा नहीं करेगा। उसांगा इसका ध्यान रखेगा। और वह अचानक अपने लड़ाकों के समूह की ओर चला गया जो स्तंभ के पास एकत्र थे और महिलाओं के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ मिनट बाद अंग्रेज ने उन्हें गांव के द्वार से बाहर निकलते देखा, और एक बार फिर उसके विचार भागने की विभिन्न निरर्थक योजनाओं पर चले गए। गांव से कई मील उत्तर की ओर, नदी के पास एक छोटी सी भूमि पर, जहां जंगल एक टीले के तल पर रुक गया था तथा कुछ एकड़ घास वाली भूमि पर विरल वनाच्छादित जंगल रह गया था, एक आदमी और एक लड़की एक छोटे से बोमा के निर्माण में व्यस्त थे, जिसके मध्य में पहले से ही एक फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। वे लगभग मौन रहकर काम करते थे, उनके बीच कभी कभार ही निर्देश या पूछताछ का कोई शब्द होता था। वह आदमी सिर्फ एक लंगोटी के अलावा नंगा था, उसकी चिकनी त्वचा धूप और हवा की वजह से गहरे भूरे रंग की हो गई थी। वह जंगली बिल्ली की तरह सहजता से चलता था, और जब वह भारी वजन उठाता था तो ऐसा लगता था कि खाली हाथ उठाने जैसा काम सहज है। जब वह उसकी ओर नहीं देख रहा होता था, और ऐसा शायद ही कभी होता था, तो लड़की को अपनी आंखें उसकी ओर घूमती हुई मिलती थीं, और ऐसे समय में उसके चेहरे पर हमेशा एक उलझन भरा भाव होता था, जैसे कि उसे उसमें कोई रहस्य मिल गया हो जिसे वह सुलझा नहीं सकती थी। वास्तव में उसके प्रति उसकी भावनाएं विस्मय से भरी हुई नहीं थीं, क्योंकि उनके साथ की गई थोड़ी सी अवधि में उसने इस सुंदर, ईश्वर समान विशालकाय व्यक्ति में सुपरमैन और जंगली जानवर के गुणों को आपस में घुला मिला हुआ पाया था। पहले तो उसे केवल वह अतार्किक स्त्री भय महसूस हुआ था जो उसकी दुखी स्थिति ने स्वाभाविक रूप से उत्पन्न किया था। मध्य अफ्रीका के अज्ञात जंगल में एक जंगली आदमी के साथ अकेले रहना अपने आप में काफी भयावह था, लेकिन यह महसूस करना कि यह आदमी खून का दुश्मन था, कि वह उससे और उसके जैसे लोगों से नफरत करता था, और इसके अलावा अतीत में उसने उस पर जो हमला किया था उसके लिए वह उससे व्यक्तिगत रूप से द्वेष रखता था, इस बात की कोई उम्मीद नहीं छोड़ता था कि वह उसके प्रति थोड़ी सी भी परवाह करेगा। उसने उसे तब से पहली बार देखा था जब वह पूर्वी अफ्रीका में जर्मन उच्च कमान के मुख्यालय में घुस गया था और बदकिस्मत मेजर श्नाइडर को ले गया था, जिसके भाग्य का जर्मन अधिकारियों को कभी कोई संकेत नहीं मिला था, और उसने उसे उस अवसर पर फिर से देखा था जब उसने उसे शेर के चंगुल से बचाया था, और उसे यह समझाने के बाद कि उसने उसे ब्रिटिश शिविर में पहचान लिया है, उसे बंदी बना लिया था। ये तब था जब उसने उसे अपनी पिस्तौल के बट से मारा था और भाग गई थी। वो उसके कृत्य का कोई व्यक्तिगत बदला नहीं ले सकता था। ये विल्हेल्मस्टल में उस रात साबित हो गया था जब उसने हॉप्टमैन फ्रिट्ज श्नाइडर को मार डाला था और उसे परेशान किए बिना चला गया था। नहीं, वो उसे समझ नहीं पाई। वो उससे नफरत करता था और साथ ही उसने उसकी रक्षा भी की थी,
जैसा कि फिर से साबित हुआ जब उसने वामाबो गांव से भागने के बाद बड़े वानरों को उसे टुकड़े टुकड़े करने से रोका था, जहां उसंगा काला साजंट उसे बंदी बनाकर लाया था, लेकिन वह उसे क्यों बचा रहा था? ये क्रूर दुश्मन किस पापी उद्देश्य से उसे अपने क्रूर जंगल के अन्य निवासियों से बचा रहा था? उसने अपने दिमाग से उस संभावित भाग्य को निकालने की कोशिश की जो उसका इंतजार कर रहा था, फिर भी यह उसके विचारों पर हावी होने लगा। हालांकि वह हमेशा यह मानने के लिए मजबूर थी कि उस आदमी के व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये संकेत दे कि उसका डर सही था। उसने शायद उसे उन मानकों के आधार पर आंका जो अन्य पुरुषों ने उसे सिखाए थे, और क्योंकि वह उसे एक जंगली प्राणी के रूप में देखती थी, उसे लगा कि वह उससे अधिक शिष्टता की उम्मीद नहीं कर सकती थी जो उसके परिचित सभ्य पुरुषों के दिलों में पाई जाती थी। फ्राउलिन बर्था किर्चर स्वभाव से मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। वह रुगन भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करती थी, और सबसे बढ़कर वह अपनी तरह के लोगों के साथ रहना और विचारों का आदान प्रदान करना चाहती थी, जो मनुष्य और निम्न जानवरों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दूसरी ओर टार्ज़न अपने आप में पर्याप्त था। उन प्राणियों के बीच अर्ध एकांत में बिताए लंबे वर्षों ने, जिनकी मौखिक अभिव्यक्ति की शक्ति अत्यंत सीमित थी, उसे मनोरंजन के लिए लगभग पूरी तरह से अपने संसाधनों पर छोड़ दिया था। उसका सक्रिय मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता था, लेकिन चूंकि उसके जंगल के साथी उसके मन में चल रही कल्पनाओं की जीवंत श्रृंखला का न तो अनुसरण कर सकते थे और न ही उसे समझ सकते थे, इसलिए उसने बहुत पहले ही उन्हें अपने तक ही सीमित रखना सीख लिया था, और इसलिए अब उसे दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तथ्य, जो लड़की के प्रति उसकी नापसंदगी से जुड़ा था, ज़रूरी बातचीत के अलावा उसके होठों को बंद करने के लिए पर्याप्त था, और इसलिए वे तुलनात्मक रूप से मौन में साथ काम करते रहे। हालांकि बर्था किर्चर स्त्री नहीं थी, और उसने जल्द ही पाया कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो बात नहीं करता, बेहद परेशान करने वाला था। उस आदमी का उसका डर धीरे धीरे दूर हो रहा था, और वो भविष्य के लिए उसकी योजनाओं के बारे में हजारों असंतुष्ट जिज्ञासाओं से भरी हुई थी, जहाँ तक वे उससे संबंधित थीं। साथ ही उसके बारे में और भी निजी सवाल थे, क्योंकि वो उसके पूर्वजों और जंगल में उसके अजीब और एकाकी जीवन के बारे में आश्चर्यचकित थी। साथ ही जंगली वानरों के साथ उसके दोस्ताना संबंधों के बारे में भी, जिनके बीच उसने उसे पाया था। उसके डर के कम होने के साथ ही वो उससे प्रश्न करने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी हो गई, और इसलिए उसने उससे पूछा कि झोपड़ी और बोमा पूरा हो जाने के बाद वह क्या करने का इरादा रखता है। मैं पश्चिमी तट पर जा रहा हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था, टार्ज़न ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कब। मेरे सामने पूरी जिंदगी है और जंगल में जल्दबाजी की कोई वजह नहीं है। हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह उतनी तेजी से नहीं भागते जितना कि आप बाहरी दुनिया में भाग रहे हैं। जब मैं यहाँ काफ़ी समय तक रहूँगा तो मैं पश्चिम की ओर जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे ये देखना होगा कि आपके पास सोने के लिए एक सुरक्षित जगह है, और आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ें जुटाना सीख लिया है। इसमें समय लगेगा। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाओगे? लड़की चिल्लाई, उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। तुम मुझे इस भयानक जंगल में अकेला छोड़कर जाओगे, जंगली जानवरों और बर्बर लोगों का शिकार, गोरों की बस्ती से सैकड़ों मील दूर, और एक ऐसे देश में जहाँ सभ्य लोगों का कभी पैर नहीं पड़ा है। क्यों नहीं? टार्ज़न ने पूछा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया। क्या तुम्हारा कोई आदमी किसी दुश्मन औरत के साथ इससे बेहतर व्यवहार करेगा? हाँ, उसने आश्चर्य से कहा। वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। मेरी जाति का कोई भी पुरुष इस भयानक जगह पर एक असहाय श्वेत महिला को अकेला नहीं छोड़ेगा। टार्ज़न ने अपने चौड़े कंधे उचका दिए। बातचीत बेकार लग रही थी, और यह उसके लिए और भी अप्रिय थी क्योंकि यह जर्मन भाषा में हो रही थी, एक ऐसी भाषा जिससे वो उतना ही घृणा करता था जितना कि उसे बोलने वाले लोग। वह चाहता था कि लड़की अंग्रेजी बोलती, और फिर उसे ये ख्याल आया कि चूंकि उसने उसे ब्रिटिश शिविर में भेष बदलकर जर्मन जासूस के रूप में अपना नापाक काम करते देखा था, इसलिए शायद वह अंग्रेजी बोलती होगी, और इसलिए उसने उससे पूछा। बेशक मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, उसने आश्चर्य से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अंग्रेजी बोलते हैं। टार्ज़न ने आश्चर्य से देखा, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। उसे बस आश्चर्य हुआ कि लड़की को अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता पर संदेह क्यों है,
और फिर अचानक उसे लगा कि वह शायद उसे जंगल के जानवर के रूप में देखती है, जिसने संयोग से उस जिले में बार बार जाकर जर्मन बोलना सीख लिया था, जिसे जर्मनी ने उपनिवेश बना लिया था। उसने उसे वहीं देखा था और इसलिए उसे शायद ये पता ना हो कि वह जन्म से अंग्रेज है और उसका घर ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में है। उसने सोचा कि यह अच्छा ही है कि वह उसके बारे में कम जानती है, क्योंकि जितना कम वह जानती है उतना ही वह उससे जर्मनों और जर्मन जासूसी प्रणाली के लिए उसकी गतिविधियों के बारे में जान सकता है, जिसकी वह प्रतिनिधि थी। और इसलिए उसे लगा कि उसे यह सोचने देना चाहिए कि वह सिर्फ वही है जो वह दिखता है, अपने जंगली जंगल का एक जंगली निवासी, किसी जाति और किसी देश का नहीं, सभी गोरे लोगों से निष्पक्ष रूप से नफरत करने वाला। और सच में वो उसके बारे में यही सोचती थी। इससे मेजर शनाइडर और मेजर के भाई हॉप्टमैन फ्रिट्ज पर उनके हमलों की पूरी तरह व्याख्या हो गई। फिर से वे चुपचाप बोमा पर काम कर रहे थे, जो अब लगभग पूरा हो चुका था। लड़की अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार आदमी की मदद कर रही थी। टार्ज़न ने अनिच्छा से स्वीकृति के साथ देखा कि वह अक्सर कांटेदार झाड़ियों को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने के दर्दनाक काम में मदद की भावना दिखाती थी, जो घूमते हुए मांसाहारियों से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती थी। उसके हाथ और बाहें उन असंख्य नुकीली चीज़ों की तीक्ष्णता का खूनी संकेत दे रही थी जिन्होंने उसके कोमल मांस को चीर दिया था। और भले ही वो एक दुश्मन थी, टार्ज़न को पछतावा हुआ कि उसने उसे यह काम करने की अनुमति दी थी, और आखिरकार उसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? उसने पूछा। यह मेरे लिए उतना ही दर्दनाक है जितना कि आपके लिए होना चाहिए, और चूंकि यह पूरी तरह से मेरी सुरक्षा के लिए है कि आप इस बोमा का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि मैं अपना हिस्सा न बनाऊं। तुम औरत हो, टार्ज़न ने जवाब दिया। ये औरत का काम नहीं है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो सुबह मैं जो लौकी लाया हूँ उसे नदी में पानी से भर दो। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। जब तुम दूर हो, उसने कहा। तुम जा रहे हो। जब बोमा बन जाएगा तो मैं मांस की तलाश में निकल जाऊंगा, उसने जवाब दिया। कल मैं फिर जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे अपना शिकार खुद बना सकते हो। बिना कुछ कहे उसने लौकी ली और नदी की ओर चल दी। जैसे जैसे वो उन्हें भरती गई, उसका मन भविष्य की दर्दनाक आशंकाओं से भर गया। वह जानती थी कि टार्ज़न ने उसे मौत की सज़ा सुनाई है, और जिस क्षण वह उसे छोड़कर चला जाएगा, उसकी नियति तय हो जाएगी, क्योंकि यह केवल समय की बात हो सकती है, बहुत कम समय इससे पहले की भयानक जंगल उसे अपने कब्जे में ले, क्योंकि एक अकेली महिला विनाश की क्रूर शक्तियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने की उम्मीद कैसे कर सकती है, जो जंगल में अस्तित्व का इतना बड़ा हिस्सा है। वह इतनी उदास भविष्यवाणियों में मग्न थी कि उसके पास न तो कान थे और न ही आंखें जो उसके आसपास हो रही थी। यंत्रवत उसने लौकी भरी और उन्हें उठाकर धीरे धीरे अपने कदम वापस बोमा की ओर मोड़े, लेकिन तुरंत ही एक आधी दबी हुई चीख निकली और अपने सामने मंडराते हुए और झोपड़ी की ओर अपना रास्ता रोकते हुए उस खतरनाक आकृति से पीछे हट गई। अपने कबीले से थोड़ा अलग शिकार करने वाले राजा बंदर गोललाट ने महिला को पानी के लिए नदी पर जाते देखा था, और जब वह अपनी भरी हुई लौकी लेकर वापस लौटी तो उसने ही उसका सामना किया। सभ्य मानवता के मानकों के अनुसार गोललाट एक सुंदर प्राणी नहीं था, हालांकि उसके कबीले की औरतें और यहाँ तक कि खुद गोललाट भी उसके चमकदार काले कोट को चांदी से चमका हुआ, घुटनों तक लटकती उसकी विशाल भुजाएं, उसके शक्तिशाली कंधों के बीच धंसी उसकी गोली की नोक महान व्यक्तिगत सुंदरता के निशान मानते थे। उसकी दुष्ट रक्तवर्ण आंखें और चौड़ी नाक, उसका बड़ा मुंह और बड़े बड़े लड़ाकू नुकीले दांत जंगल के इस अदोनिस के दावे को और भी बढ़ा देते थे। निस्संदेह उस छोटे जंगली मस्तिष्क में ये दृढ़ विश्वास था कि तारमंगनी से संबंधित यह विचित्र प्राणी गोलर जैसे सुंदर प्राणी को प्रशंसा की दृष्टि से देखता होगा, क्योंकि किसी के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं हो सकता था कि उसकी सुंदरता उस बाल रहित श्वेत वानर के सौंदर्य को पूरी तरह से ढक लेती है। लेकिन बर्था किर्च ने केवल एक भयानक जानवर देखा, एक भयंकर और भयानक मानव का चित्रण। अगर गोलेट को पता होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, तो वह बहुत दुखी होता, हालांकि संभावना है कि वह इसे उसकी ओर से विवेक की कमी के कारण मानता।
टार्ज़न ने लड़की की चीख सुनी और ऊपर देखते हुए एक नज़र में उसके डर का कारण पहचान लिया। बोमा पर हल्के से छलांग लगाते हुए वह तेजी से उसकी ओर भागा, जबकि गोलेट लड़की के करीब पहुंच गया, जबकि उसने अपनी भावनाओं को धीमी आवाज में व्यक्त किया, जो वास्तव में सबसे सौहार्दपूर्ण था, लेकिन लड़की को एक क्रोधित जानवर की दहाड़ की तरह लग रहा था। जैसे ही टार्ज़न करीब आया, उसने बंदर को जोर से पुकारा और लड़की ने मानव होठों से वही आवाजें सुनी जो मानव के होठों से निकली थीं। मैं तुम्हारी भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, गोलाट ने टार्ज़न से कहा। मैं जानता हूँ, बंदर आदमी ने उत्तर दिया, परंतु वह नहीं जानती। वह नुमा और शीता की तरह है, जो हमारी बातें नहीं समझती। वह सोचती है कि तुम उसे नुकसान पहुंचाने आए हो। इस समय तक टार्ज़न लड़की के पास आ चुका था। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने उससे कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस बंदर को सबक मिल गया है। उसे पता चल गया है कि टार्ज़न जंगल का राजा है। वह टार्ज़न की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़की ने उस आदमी के चेहरे पर एक सरसरी नज़र डाली। उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसने जो कुछ कहा था उसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था और उस पर कथित स्वामित्व, बोमा की तरह, उसकी सुरक्षा का एक और साधन मात्र था। लेकिन मैं उससे डरती हूँ, उसने कहा। तुम्हें अपना डर नहीं दिखाना चाहिए। तुम अक्सर इन वानरों से घिरे रहोगे। ऐसे समय में तुम सबसे सुरक्षित रहोगे। तुम्हें छोड़ने से पहले मैं तुम्हें उनसे खुद को बचाने के उपाय बताऊंगा, अगर उनमें से कोई तुम पर हमला करने का मौका दे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनकी संगति में रहता। जंगल में बहुत कम जानवर हैं जो कई वानरों के एक साथ होने पर उन पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। अगर तुम उन्हें बता दोगे कि तुम उनसे डरते हो, तो वे इसका फायदा उठाएंगे और तुम्हारी जान को हमेशा खतरा बना रहेगा। खास तौर पर वानरों का हमला तुम पर होगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पास खुद को बचाने और उन्हें मारने के उपाय हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे, और फिर वे तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुमसे डरेंगे। मैं कोशिश करूंगी, लड़की ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। वो सबसे डरावना प्राणी है जिसे मैंने कभी देखा है। टार्ज़न मुस्कुराया। निस्संदेह वह तुम्हारे बारे में भी यही सोचता है, उसने कहा। इस समय तक अन्य वानर भी समाशोधन में प्रवेश कर चुके थे और अब वे एक बड़े समूह का केंद्र बन गए थे, जिनमें कई बैल, कुछ युवा मादाएं और कुछ बूढ़े थे, जिनकी पीठ पर छोटे छोटे बालू चिपके हुए थे या उनके पैरों के पास इधर उधर घूम रहे थे। हालांकि उन्होंने लड़की को डम डम की रात देखा था, जब शीता ने उसे अपने छिपने के स्थान से उस अखाड़े में कूदने के लिए मजबूर किया था जहां वानर नाच रहे थे, फिर भी वे उसके बारे में बहुत उत्सुक थे। कुछ मादाएं बहुत करीब आ गईं और उसके कपड़ों को नोचने लगीं, अपनी अजीबोगरीब भाषा में एक दूसरे से उन पर टिप्पणी करने लगीं। लड़की ने अपनी इच्छा शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके, बिना किसी भय और घृणा के जो उसने महसूस किया था, उस कठिन परीक्षा से गुजरने में सफल रही। टार्ज़न ने उसे ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर एक आधी मुस्कान थी। वह सभ्य लोगों के संपर्क से इतना दूर नहीं था कि वह उस यातना को महसूस न कर सके जो वह झेल रही थी, लेकिन उसे क्रूर दुश्मन की इस महिला पर कोई दया नहीं आई, जो निस्संदेह सबसे बुरी पीड़ा की हकदार थी जो उसे दी जा सकती थी। फिर भी, उसके प्रति अपनी भावनाओं के बावजूद, वह उसके साहस के बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा करने के लिए मजबूर था। अचानक वह वानरों की ओर मुड़ा। टार्ज़न अपने और अपनी औरत के लिए शिकार करने जा रहा है, उसने कहा। वह वहीं रहेगी, और उसने झोपड़ी की ओर इशारा किया। देखो कि कबीले का कोई भी सदस्य उसे नुकसान न पहुंचाए। समझे? वानरों ने सिर हिलाया। हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, गोलाट ने कहा। नहीं, टार्ज़न ने कहा। तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी, तो टार्ज़न तुम्हें मार डालेगा। और फिर लड़की की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, आओ, मैं अब शिकार करने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम झोपड़ी में ही रहो। वानरों ने तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया है। मैं अपना भाला तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत पड़े, तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हथियार होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं जितनी देर के लिए दूर रहूंगा, तुम किसी भी खतरे में नहीं पड़ोगी।
वो उसके साथ बोमा तक चला और जब वो अंदर आ गई तो उसने कांटेदार झाड़ियों से उस जगह को बंद कर दिया और जंगल की ओर मुड़ गया। उसने उसे खुले मैदान में चलते हुए देखा, उसके सहज, बिल्ली जैसे कदमों और हर हरकत की सुंदरता को देखा जो उसके शरीर की समरूपता और पूर्णता के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती थी। जंगल के किनारे पर उसने उसे एक पेड़ पर हल्के से झूलते और नजरों से ओझल होते देखा, और फिर, एक महिला होने के नाते, वह झोपड़ी में घुस गई और खुद को जमीन पर पटकते हुए फूट फूट कर रोने लगी।